Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 11, force, work and energy. So let's start. First is force. As you know that हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें हमें हर चीज़ को करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है. कैसे? इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक बुक्स, डेस्क, चेयर्स एंड स्कूल बैग्स. अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, डेस्क है, चेयर है, स्कूल बैग्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम घर में देखते हैं. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. ये क्या होती हैं? अपने आप से मूव नहीं कर सकती. इन हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको मूव करने के लिए, इनको हिलाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक फोर्स अप्लाई करना होता है. ठीक है, कोई भी चीज़. लेकिन आपने कभी देखा होगा कि बुक्स या फिर डेस्क, चेयर्स होती हैं कि वो अपने आप चल के आगे चली गई या अपने आप अपनी जगह से उठ के कहीं और चले गई. नहीं, उन्हें क्या चाहिए होता है? दे नीड अ पुश और पुल टू मूव. उनको मूव करने के लिए पुश और पुल, या तो हमें उन्हें खींचना होता है या हमें उन्हें धक्का देना होता है. ठीक है, तो वो पुश और पुल की उसे रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो मूव करती हैं. सो द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. उस ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के लिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे जो पुश और पुल अप्लाइड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स. यानी उस चीज़ को मूव करने के लिए, उसे हिलाने के लिए हम जो उस पर पुश और पुल अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स कैन मूव इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. जो चीज़ रेस्ट पे होती है, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है. पेंसिल को अगर हम हाथ नहीं लगाएंगे यानी कि ये बिल्कुल रेस्ट पे है अभी. ठीक है, लेकिन आप जैसे ही इसे उठाएंगे, यानी आपने इस पर पुल लगाया. ठीक है, मैंने इसे फिंगर से पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे खींचा, मैंने इस पर पुल अप्लाई किया. ठीक है, फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या हो गई? अपनी जगह से हिल गई है. यानी कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है, जैसे कि ये आपको टॉय कार दी हुई है, ये कार, तो क्या होता है? आपको पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, इसे आप धक्का देते हैं, तभी ये क्या करती है? मूव करती है. अदरवाइज ये क्या होती है? अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी रहती है. फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ इस पेंसिल को इस तरह से हिला रही हूँ, लेकिन अगर मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स डाला और बहुत ज़ोर से इसको हिलाया, तो क्या होगा कि ये स्पीड से आगे चली जाएगी, आगे जाके गिर जाएगी. यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप साइकिल चलाते हैं, आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, आप जैसे जैसे साइकिल चलाते हैं, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो साइकिल चलने लगती है. लेकिन जैसे ही आप उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है? आपकी जो साइकिल है वो बहुत स्पीड से चलने लगती है. सो अ फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल देखिए, जहाँ पर ये बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, तो जब आपके पास कॉक आती है, फोर्स के साथ में आपके पास आती है, लेकिन जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. पहले तो वो आपके पास आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, वो आपके जस्ट ऑपोजिट वे में चली जाती है. यानी उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम क्या होता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हम बॉल से खेलते हैं, तो बॉल आती है, आप उसे कैच करते हैं, बहुत स्पीड के साथ में किसी ने फोर्स लगाया, फोर्स के साथ में उसे फेंका, लेकिन जैसे ही आपने उसे अपने हाथों में कैच कर लिया, तो क्या हुआ? वो अपनी जगह पे रुक गया. यानी कि हमने उसको स्टॉप कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा था उसे रोक दिया. नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है. आप किसी भी चीज़ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, फोर्स डालेंगे, तो क्या होगा? उसका शेप भी चेंज हो सकता है. ठीक है, एज इफ मेरे पास ये पेंसिल ही है, अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालूँ, तो क्या होगा? ये टूट जाएगी और इसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा. अभी इसका शेप इतना बड़ा है, लेकिन जैसे अगर मैंने इस पर फोर्स डाला और इसे तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा. फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन, यानी उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, उसे रोक भी सकते हैं और उसकी जो स्पीड है उसे कम भी कर सकते हैं. जैसे आप स्विंग्स हैं, झूला झूलते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स से उसको बहुत मूव भी करवा सकते हैं स्पीड में, लेकिन अगर जब आपको उसे रोकना होता है, तो आप अपना फोर्स लगा के उसे रोक भी सकते हैं. द टाइप्स ऑफ फोर्स. There are two types of force that act all the time.
दीज आर एज फॉलोज। दो तरह के फोर्स होते हैं जो हमेशा अप्लाई होते हैं, एंड दीज आर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दीज कि कौन कौन से फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये किस तरह से वर्क करते हैं। लेट्स रीड अबाउट इट। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपकी जो अर्थ है, हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, हाँ हर जगह पे हर एक प्लेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। अगर ये फोर्स नहीं हो तो एक तरह से जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ अर्थ के अंदर अंदर है, लेकिन जैसे हम अर्थ के बाहर जाते हैं तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या होता है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, जब भी आप कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इट कम डाउन ऑन इट्स ओन, तो ये अपने आप नीचे आती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से उसे कैच करके फिर नीचे फेंकता है। जैसे आप किसी भी बॉल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो वापस लौट के नीचे की तरफ आती है। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, वो नीचे की तरफ ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। इट हैपन्स बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है। कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो अर्थ उसे क्या होता है, अपनी तरफ खींचती है। और ऐसा क्यों होता है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, यानी कि वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ जिस फोर्स के थ्रू चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी। इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फोर्स एट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है, यानी कि अगर कोई जैसे कोई भी चीज़ अगर रखी हुई भी है अपनी जगह पे, तो वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो अपनी जगह पे रखे। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो क्या होता, वो हवा में उड़ रही होती, वो नीचे नहीं रखी होती, वो क्या होती, हवा में होती। ओके, जैसे डू यू नो द व्हेन यू क्राई ग्रेविटी पुल्स द टीयर्स फ्रॉम योर आइज डाउन टू द अर्थ। जब आप रोते हैं तो आपके जो आंसू आते हैं, आपकी आंखों में से जो आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो जब भी आप रोते हैं तो आपके जो टीयर्स होते हैं वो नीचे की तरफ आकर गिरते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बट यू कैन नॉट क्राई इन स्पेस, लेकिन आप स्पेस में, यानी कि अर्थ के बाहर जो स्पेस है वहाँ आप रो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इन स्पेस टीयर्स कैन नॉट फॉल फ्रॉम द आइज ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि स्पेस में क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। और अगर वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके आंसू जो हैं, आपकी आंखों में जो आंसू आएंगे वो आपकी आंखों से गिरेंगे ही नहीं, वो आपकी आंखों में ही रहेंगे या फिर हवा में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर, जब आप फ्लोर पे बॉल को फेंकते हैं, उसे रोल करते हैं, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। थोड़ी दूर जाने के बाद वो क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, स्पीड उसकी कम हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है एंड स्टॉप्स। और बहुत थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो रुक जाती है। यानी कि जब आप एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकोगे तो एक लिमिट पे जाके क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। बट वाई डज इट स्टॉप, ये रुकती क्यों है, इट स्टॉप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये किसके कारण रुकती है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो अ फोर्स, वो फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप, जो कोशिश करता है रोकने की, अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसे क्या कहा जाता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, आपका ज़मीन पे रहता है। जैसे आप गाड़ियाँ चलाते हैं, हम लोग जो व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो गाड़ी जो होती है वो रुक जाती है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पुश अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस देन पुश द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये आपको एक बार ट्राई करके देखना है कि एक आप हैवी ऑब्जेक्ट है उसको रफ सरफेस यानी कि जो आपके नीचे वाली जो सरफेस होती है रफ, एक तो आपकी बहुत मतलब
खुरदरी जो रफ सरफेस होती है वो, और एक आपका स्मूथ सरफेस यानी एकदम बिल्कुल प्लेन होता है। तो दोनों जगह पे जब हम एक सेम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, उसे पुश करते हैं, तो जो रफ सरफेस होती है वहाँ उसे पुश करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो सरफेस है वो आपकी क्या है, रफ़ है। तो उस रफ सरफेस पे हमें फोर्स जो होगा वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, बट स्मूथ सरफेस जो है वहाँ पे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वी अप्लाई मोर फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन रफ सरफेस, सो वी कैन से द फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस। जो रफ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और जो स्मूथ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन कम होता है। वैसे अगर आप सिंपली बॉल को अगर रफ सरफेस पे फेंकोगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, लेकिन अगर आप उसको स्मूथ सरफेस पे फेंकोगे तो वो ज़्यादा थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी, यानी थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो रफ सरफेस है उस पर जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और जो स्मूथ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन कम होता है। इन जनरल स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास और आइस कॉज लेस फ्रिक्शन। इन जनरल मतलब जनरली जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं जैसे ग्लास हो गया या आइस हो गई, इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। वाइल रफ सरफेसेस लाइक अ कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। जैसे रफ सरफेस के लिए कारपेट होता है, तो कारपेट पे क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। सो इन आवर डेली लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शंस। तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, इवन हम जब खुद भी रन करते हैं, हम दौड़ते हैं, तो एक सडन जब हमें रुकना होता है तो हमें एक फ़ोर्स अप्लाई करना होता है खुद को रोकने के लिए। सडन रन करते करते खुद को रोकने के लिए हमें एक फ़ोर्स अप्लाई करना होता है, और वो किससे पॉसिबल हो पाता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम खुद को भी एक तरह से रोक नहीं पाएंगे। सो राइटिंग ऑन अ रफ सरफेस इज ईजियर दैन राइटिंग ऑन सो फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? राइटिंग ऑन अ रफ सरफेस इज ईजियर दैन राइटिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। किसी रफ सरफेस पे राइट करना और एक स्मूथ सरफेस पे राइट करना इज़ अ हाँ, अगर आप किसी रफ सरफेस पे राइट कर रहे हो, लिख रहे हो कुछ, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा देन राइटिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे लिखना आपके लिए थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस एज कम्पेयर टू अ रफ सरफेस। वी कैन स्लिप ऑन अ स्मूथ सरफेस एज इट कॉज लेस फ्रिक्शन। कि जो स्मूथ सरफेस है उस पर चलना भी है, जब हम चलते हैं तो अगर एक रफ सरफेस है तो हम इजीली उस पर चल सकते हैं, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होता है, हमें चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, एंड ड्यू टू द लेस फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। ओके, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स फॉल्स डाउन ड्यू टू, अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, किसके कारण, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Friction is for writing on a paper. Friction is not essential or both A and B? Yes, it is essential. Friction is essential for writing on a paper. Now, there are some simple machines जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. So, the simple machines are the devices that make our work faster and easier. Simple machines, दैट काइंड ऑफ मशीन्स ऐसी डिवाइसेस जो हमारे वर्क को फास्टर और ईजियर बनाती हैं. हमारे जो वर्क है, हम डेली लाइफ में हमारे जो काम करते हैं उन्हें फास्टर और ईजियर बनाती हैं. सिंपल मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक लिवर, पुले, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सेल. तो कौन कौन सी मशीन्स हैं सिंपल मशीन्स? लाइक लिवर, पुले, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सेल. ये बहुत ही सिंपल मशीन्स हैं और इनका, लेकिन ये क्या होता है, जो हमारे वर्क, जो डेली वर्क होते हैं उनको फास्टर और ईजियर बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लिवर. लिवर इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू, लिवर किस टाइप का होता है, काइंड ऑफ दिस, यानी कि जैसे जो सीज़र हम यूज़ करते हैं, सीज़र इज़ अ काइंड ऑफ लिवर. लिवर इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सीज़र, जो चीज़ों को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीज़र. लिफ्ट वेट्स, जो वेट को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सीसॉ, जो वेट को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट फॉर एग्जाम्पल सीसॉ. यानी आपने देखा होगा शॉप्स पे, इन पे वो वेट जिससे हम मेजर करते हैं, आपको सामान जिसमें वो तोल के देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीसॉ, जो ऊपर नीचे होता है वेट की वजह से. ओपन लिड्स, फॉर एग्जाम्पल बॉटल ओपनर. ओपन लिड्स यानी जो ढक्कन खोलने वाले आपके जो ओपनर्स आते हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की इनकी बॉटल, जो सॉस की बॉटल्स होती हैं, जैसे आप ओपन करते हैं, द बॉटल ओपनर्स, दे आर ऑल्सो अ लिवर.
वो भी क्या है, एक लीवर है, एक सिंपल मशीन है। द नेक्स्ट वन इज पुले। पुले इज अ सिंपल मशीन विच इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल्स। पुल का मतलब भी क्या होता है, खींचना। तो पुले क्या है, एक सिंपल मशीन है जिसे यूज़ किया जाता है टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए। कहाँ से, फ्रॉम द वेल्स, कुओं से पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में मोस्टली जो कुएं वगैरह होते हैं वहाँ पर इस तरह का एक मशीन लगा होता है, एक पुले लगा होता है जिसके थ्रू एक रस्सी बंधी हुई होती है। उस रस्सी से हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। It consists of a rope running over a wheel. The wheel is grooved to prevent the rope from slipping off. यानी कि इसके दोनों तरफ क्या, एक व्हील लगे हुए होते हैं और व्हील के बीच में क्या होता है, एक रोप लगी हुई थी, रस्सी, जिसे कि खींचा जाता है। ठीक है, और ये जो व्हील्स होते हैं ये किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि वो रस्सी को उसे रोकने में, ठीक है, उसे रोकने में, ताकि वो रस्सी उसे स्लिप ना हो, इसलिए ये व्हील्स लगाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक सिंपल पुले मशीन। इंक्लाइंड प्लेन्स क्या होते हैं, एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ यूज टू लोड हैवी बैरल्स, सैक्स एट्सेट्रा। जो इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं गाड़ी है, इसमें ये एक इंक्लाइंड प्लेन लगाया हुआ है, तो इससे क्या है, इसके अंदर जो सामान है उसको इजीली वो बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी सामान हो उसको इजीली ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे कि किसके लिए, हैवी बैरल्स होते हैं, सैक्स होते हैं, जो बोरे वगैरह होते हैं, हैवी भारी जो सामान होता है उसको ऊपर तक चढ़ाने के लिए इन इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ किया जाता है। ऑन टू ट्रक्स, कहाँ पर यूज़ होता है, मोस्टली जो ट्रक्स, जो ऊंचे ट्रक वगैरह होते हैं उनमें। इट इज़ बेसिकली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुश्ड अप पुल्ड ईजीली। ये क्या होता है, एक तरह का स्लोप होता है, एक तरह से स्लोप होता है जिससे आप कोई भी भारी सामान को ऊपर चढ़ा सकते हो और नीचे उतार भी सकते हो। द नेक्स्ट वन इज स्क्रू। अ स्क्रू इज़ यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर टाइटली। स्क्रू का यूज़ कहाँ, हम लोग हमारी डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा, स्क्रू का यूज़ हम करते हैं टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर टाइटली, चीज़ों को टाइटली होल्ड करने के लिए। दीवार में हम स्क्रू वगैरह लगाते हैं ताकि हम वहाँ कोई चीज़ को हैंग कर सकें या उसे टाइटली वहाँ पर लगा सकें। सो इट इज़ बेसिकली अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। यानी कि स्क्रूज़ आपने देखे होंगे, ये इस तरह के जो पेज होते हैं, स्क्रू होते हैं, तो इनमें क्या होता है, तो बेसिकली अ नेल, ये क्या होते हैं, बेसिकली नेल्स होते हैं, और इनके जो चारों तरफ क्या होते हैं, ग्रूव्स कट्स होते हैं, इसके चारों तरफ एक राउंड करके जो कट्स बने हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रू। काइंड ऑफ नेल, ये नेल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन स्क्रू में और नेल में डिफरेंस क्या होता है कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये एक ग्रूव्स बने हुए होते हैं। ओके, वेज क्या है, वेज इज़ सिंपल मशीन यूज टू काट थिंग्स। वेज क्या होती है, एक सिंपल मशीन है जो चीज़ों को काटने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड नाइफ। फॉर एग्जाम्पल एक्स यानी कि कुल्हाड़ी जो होती है, जो पेड़ को काटने के लिए यूज़ होती है, इट्स अ काइंड ऑफ वेज। एंड नाइफ, जो चाकू हम लोग यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो वेज। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स दैट जॉइन टू फॉर्म अ शार्प एज एट वन एंड। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स। इसमें क्या होते हैं, टू इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, इस तरह से। इंक्लाइंड प्लेन यानी कि काइंड ऑफ स्लोप, दो स्लोप होते हैं एक दूसरे से, और उनको किसी एक शार्प एज से, वन एज से, यानी कि इस तरह से दो इंक्लाइंड प्लेन को एक तरह से जोड़ा जाता है, तो उसका एक एज क्या होता है, वो शार्प हो जाता है। जैसे नाइफ होता है, तो नाइफ में क्या होता है, दोनों साइड से आप कट नहीं कर सकते, एक साइड थोड़ा मोटा होता है और एक साइड पतला होता है, तो क्या होता है, उन दो इंक्लाइंड प्लेन्स को कनेक्ट करके, जॉइंट करके वो एक शार्प एज बनाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, वेज। Now, wheel and axle. A wheel and axle arrangement is made up of a wheel and a rod. Wheel और axle किससे बने होते हैं? It's a made up of a wheel. एक wheel होता है इसमें, और एक क्या होती है, इसमें एक rod लगी हुई होती है। ओके, इस रॉड को हम कहते हैं axle. The rod passes through the center of a wheel. रोड कहाँ से निकलती है, wheel के बीच में से। द व्हील रोटेट्स अराउंड द रोड। जो व्हील होता है वो इस रॉड के अराउंड घूमता है, यानी कि जब ये चलता है तो ये जो व्हील होता है वो इस जो रॉड होती है इसके अराउंड घूमता है। सो इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करने के लिए यूज़ होता है। सो स्टीयरिंग व्हील एंड अ बाइसिकल पैडल्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। स्टीयरिंग व्हील एंड अ बाइसिकल पैडल्स, आप जो साइकिल यूज़ करते हैं उसमें जो पैडल्स लगाते हैं, तो वो पैडल्स क्या हैं, वो एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल का। तो उसमें जैसे जैसे आप पैडल लगाते हो तो उसमें जो रॉड होती है वो रॉड के थ्रू ये व्हील्स क्या होते हैं, घूमते हैं और आपकी साइकिल आगे मूव करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क। अभी हमने पूरा पढ़ा
किसके बारे में? अबाउट द फोर्स एंड द सिंपल मशीन्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क. मूव योर चेयर. यू कैन ईजिली मूव इट. आप अपनी चेयर को मूव करके देखिए और आप क्या करेंगे, उसे ईजिली मूव कर सकते हैं. नाउ ट्राई टू मूव अ वॉल. अब एक दीवार को पुश करके उसे मूव करवाने की कोशिश कीजिए, उसे हिलाने की कोशिश कीजिए. द वॉल डजंट मूव. लेकिन क्या होगा, वॉल आपसे हिलेगी नहीं. यू अप्लाइड फोर्स इन बोथ द एक्टिविटीज़. आपने क्या किया, आपने दोनों एक्टिविटीज़ में ही फोर्स अप्लाई किया. आपने चेयर को हिलाने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया, आपने दीवार को हिलाने के लिए भी फोर्स अप्लाई किया. ओनली इन द बट वर्क इज़ डन ओनली इन द फर्स्ट केस. लेकिन काम किस में हुआ, सिर्फ पहले वाले केस में कि सिर्फ चेयर हिली, दीवार तो अपनी जगह से हिली ही नहीं, वो तो वहाँ की वहाँ रह गई. बिकॉज ऑन अप्लाइंग फोर्स चेयर मूव्स बट द वॉल डजंट मूव. तो चेयर तो मूव हुई लेकिन वॉल मूव नहीं हुई. तो क्या हुआ, द वर्क इज said to be done only when a force applied on an object makes the object move in the direction of force. यानी कि वर्क कब होता है, काम हम कब करते हैं, जब आपने किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई किया और वो चीज़ आपकी अपनी जगह से हिली, उसने अपने उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, तो ही वहाँ पर वर्क हुआ, अदरवाइज़ नहीं. जैसे आपने चेयर पे फोर्स अप्लाई किया और वो अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह चली गई, इसका मतलब वहाँ आपका वर्क हुआ, वहाँ आपने काम किया. और वहाँ वर्क कहाँ हुआ, टू मूव द ऑब्जेक्ट, मूव द चेयर. लेकिन वही वॉल को अगर आपने पुश किया लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वॉल अपनी जगह पे ही है, तो आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन वहाँ कोई वर्क नहीं हुआ, वहाँ से फोर्स अप्लाइड हुआ. लेकिन क्योंकि आपकी दीवार ने मूव नहीं किया तो इसका मतलब वहाँ कोई वर्क नहीं हुआ. द नो वर्क इज़ डन. ओके, जहाँ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ नो वर्क इज़ डन. बट जहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया है और उसका हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स वर्क इज सेड टू बी डन. नाउ विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेज. वेज का एग्जाम्पल क्या है, अ पेयर ऑफ सीजर, अ स्क्रू और एक्स. When a force changes the position of an object is said to be done. Yes, अगर एक फोर्स पोजीशन चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट की तो इट्स सेड टू बी, वर्क इज सेड टू बी डन. नाउ एनर्जी. फोर्स को अप्लाई करने के लिए भी हमें एनर्जी की चीज़ों नीड होती है. किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, रखने के लिए, पुल करने के लिए, पुश करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एनर्जी. सो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा, एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग. कुछ भी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी. फ्रॉम लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग टू ब्रीदिंग, लाफिंग और टॉकिंग. हमें ब्रीथ करने के लिए, लाफ करने के लिए, बात करने के लिए आप कंटिन्यू बहुत देर तक बात भी नहीं कर सकते. एक लेवल पे जाके आपकी क्या होती है, एनर्जी डाउन हो जाती है. ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी नीड एनर्जी टू लिव. हमें जीने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी. सो देयर आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. तो वो सोर्सेज क्या हैं, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन. अर्थ पे मोस्ट ऑफ जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सन, सूरज से. सूरज से हमें वो क्या मिलती है, एनर्जी. सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विंड एंड वाटर. और इसके अलावा जो एनर्जी सोर्स हैं वो क्या है, विंड एंड वाटर. सन. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. सन क्या है, अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स है. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. वो एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. यह हमें कहाँ से मिलती है, सूरज से, सन से. सो प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड इन द ग्रीन लीव्स. प्लांट्स जो सन रेज होती हैं उसको कहाँ यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं टू मेक फूड. अपने लिए खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है वो किस तरह से अपना फूड बनाते हैं. तो उसके लिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की. The solar energy is used in solar cookers and solar heaters for cooking and heating. Solar energy is used in solar cookers और solar heaters क्या होते हैं, ये काइंड ऑफ कुकर्स और हीटर्स जो सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं और उसी से चलते हैं. यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है. ये किससे चलते हैं, द सन रेज, जो सोलर एनर्जी है उससे वर्क करते हैं, सूरज की रोशनी से वर्क करते हैं, उससे चार्ज होते हैं और उसी से काम करते हैं. सो सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. सोलर एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं दूसरी एनर्जीज़ में भी, जैसे कि हीट एनर्जी
सन से आपको हीट मिलती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, सन से आप इलेक्ट्रिसिटी भी, सन जो सोलर एनर्जी है उसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर जगह पे सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, और उन्हीं सोलर जो पैनल हैं उसमें जो सोलर एनर्जी आती है वो उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लाइट एनर्जी, और इसे लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ विंड, एनर्जी फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो विंड से हमें एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड द विंड एनर्जी, एंड इट इज़ यूज टू मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। आपने विंड मिल्स देखे होंगे, तो ये विंड क्या करता है, हवा से क्या होते हैं कि जो विंड ब्लेड्स होते हैं, इसके विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं इसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। दिस हेल्प्स टू मूव द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर दैट इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे ये ब्लेड्स मूव करते हैं, और इससे क्या होगा, इसका जो जनरेटर है वो भी मूव करने लगेगा, और जैसे जनरेटर मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक जो विंड है वो किस में चेंज होगा, वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो विंड मिल से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसमें भी बहुत एनर्जी होती है। इट इज़ कॉल्ड वाटर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। तो वाटर से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड द वाटर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। Energy of water falling from dams is used to rotate the turbines of the generator to produce electricity. Energy of water falling from the dams. डैम्स में जो आपने देखा होगा, जो डैम्स होती है उसमें जो पानी फ्लो के साथ नीचे आता है, पूरे फ्लो में जो पानी नीचे गिरता है, इस फ्लो से क्या होता है, इनमें टर्बाइंस लगे हुए होते हैं। जो जनरेटर और उनके टर्बाइंस लगे होते हैं। तो जैसे ही फ्लो से पानी नीचे आता है तो वो टर्बाइंस क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते हैं, और जैसे ही वो घूमते हैं तो जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। So electricity produced by the energy of flowing water is called hydroelectricity। यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोइंग वाटर से हमें मिलती है, प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। द काइनेटिक एनर्जी इज ये और भी अलग तरह की एनर्जीज भी होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से पोजीशन से हमें मिलती, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। Some other forms of energy as magnetic energy, chemical energy, nuclear energy and atomic energy। तो इनके बारे में हम आप अपनी जो फर्दर क्लासेस हैं उसके बारे में आप सब पढ़ेंगे। हाँ, for now change of energy। Energy can be changed from one form to another। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। Burning of fuels like wood, coal and petrol converts chemical energy present in them into heat and light energy। जैसे कि आप फ्यूल्स होते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोल है, तो जब इन सब चीज़ों को हम बर्न करते हैं, इन्हें जलाते हैं, तो इनके अंदर ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। और जब इनके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है तो इन्हें बर्न करने पर इनकी जो केमिकल एनर्जी है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उससे हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है और लाइट एनर्जी मिलती है। सो व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं किसी भी लाइट का, इट्स लाइट्स अप बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजिंग इनटू लाइट एनर्जी। तो जब हम कोई भी अपने घर में जब आप लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज किस में हो जाती है, लाइट एनर्जी में। तो जैसे ही वो एनर्जी चेंज हो जाती है तो आपको क्या मिलती है, light। So the chapter is over.